नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने पिता का मैसेज सीन नहीं करती है और वो घर के एक कोने में अपने भैया के साथ मज़े कर रही होती है, उसे शांत करना सिखा रही होती है। इधर मुथु के पास उसके पिता का जब कॉल आता है तो वो रिसीव करते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं और वो जाकर के इंद्राणी से कहते हैं कि तुम्हारी दादी की जान खतरे में है। इंद्राणी कहती है आप ऐसा कुछ मत कहिए, दादी बिल्कुल ठीक होगी, पापा है दादी के पास, वो उनका ख्याल रख लेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता की भी जान खतरे में है। जिस पर इंद्राणी कहती है क्या मजाक कर रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता जेल में हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है क्या, हाँ, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे पिता को फंसाया है और वो इस वक्त जेल में है और तुम्हारी दादी अकेले घर पे है। जिस पर वो कहती है कि मुझे तब घर जाना होगा। जिस पर मुथु कहते हैं कि रुक जाओ बेटी, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। जिस पर उसके भैया कहते हैं नहीं, मैं जाऊंगा साथ में बहन के। जिस पर वो कहती है कि भैया अगर आप गए तो हो सकता है कि अंकल वहाँ रहें और वो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे और ऐसे में मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। जिस पर वो कहता है कि तो क्या तुम अकेले जाओगी। जिस पर इंद्राणी कहती हाँ, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम अकेले जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अपने फ़ोन को अपने पास रखना और कुछ भी हो कॉल कर देना, एक कॉल मैं आ जाऊंगा। जिस पर वो कहते हैं है कि आप तो यहाँ रहेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। जिस पर इंद्राणी तो चली जाती है टैक्सी लेकर के अकेले ही, लेकिन मुथु और उसका बेटा और उसका दोस्त यानी राघव तीनों इंद्राणी के पीछे जाते हैं। एक्चुअली में इंद्राणी जैसी घर से बाहर निकलती है, राघव देख लेता है। राघव देखते ही अंदर आ जाता है और कहता है अंकल इतनी रात के इंद्राणी कहाँ जा रही है। जिस पर वो कहते हैं कि इंद्राणी अभी तो शहर जा रही है। वो बताना नहीं चाहते थे राघव को, लेकिन फिर राघव बहुत बातें खोद खोद के सवाल करने लगता है कि वो कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई, किस लिए गई, क्या हो गया है, घर पे कुछ चाहिए क्या जो मैं ला देता हूँ, उसको क्यों भेज रहे हैं, इतनी रात गए। इस तरह की वो बातें करने लगता है तो धीरे धीरे वो फिर उसे बता देते हैं कि इंद्राणी अपने पिता को बचाने और मतलब अपनी दादी को बचाने गई है और उसके पिता भी जेल में है। वो बदमाश उसके अंकल जो हैं उसके फ्रेंड के मतलब उसके पिता के फ्रेंड, वो उसे जेल में उन्हें रखा गया है। जिस पर वो कहता है क्या, तब ईशान भाई का इलाज कैसे हो पाएगा। जिस पर वो कहते हैं कि अभी तो इलाज से ज़्यादा ज़रूरी उनका ठीक होना और उनका जेल से बाहर आना है। जिस पर वो कहता है सही कह रहे हैं आप, उनका जेल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हुए जाने लगते हैं। फिर वो सभी फिर घर से बाहर निकल जाते हैं और घर से बाहर निकलते ही फिर वो लोग भी गांव के बाहर जाकर टैक्सी बुक करके रखते हैं। तो वो लोग भी फिर तीनों टैक्सी लेकर के इंद्राणी के घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंद्राणी कहाँ मिलेगी। इसलिए वो सभी चले जाते हैं इंद्राणी के घर पे और वहाँ जा कर के वो लोग पहले बाहर ही रुकते हैं। मुथु कहते हैं कि मैं जाकर देख आता हूँ। जिस पर वो कहता है ईशांत कि नहीं भाई, मैं जाकर देखता हूँ। जिस पर राघव उन्हें रोकता है और कहता है नहीं, अगर उन्होंने आपको काबू कर लिया तो इंद्राणी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आप जब भी बेकाबू होते हैं तो इंद्राणी ही आपको शांत कर पाती है। हम लोग तो आपके आगे सामने टिक ही नहीं सकते, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ रुकिए। अंकल आप इनका ध्यान रखिए और तुम हो सके तो कान बंद कर लो।
जिस पर वो कान में हेडफोन डाल करके म्यूज़िक सुनने लगता है, सॉफ्ट म्यूज़िक। ओम का चयन हो रहा होता है उसमें, तो वो वही म्यूज़िक सुन रहा होता है। उसके पिता बोलते हैं, उसके पिता इशारों में उन लोगों ने तय किया था कि ईशान से बात करने के लिए, जिस पर उसके पिता इशारों में उसे कहते हैं कि मैं अंदर जा रहा हूँ। जिस पर ईशांत कहता है, नहीं, राघव गया हुआ है, आपको यहीं रहना चाहिए, मैं देख कर आता हूँ तब। जिस पर मुथु कहता है, नहीं, तुम बाहर रह, तुम नहीं जा सकते। जिस पर वो दोनों ही एक दूसरे से तुम जा सकते नहीं हो, ये नहीं जा सकता, ऐसी डिस्कशन बाहर में चल रही होती है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं, क्या हुआ, कुछ डिसाइड हुआ कि कौन अंदर जाएगा? जिस पर वो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ कैसे? जिस पर वो राघव का हेडफोन उस वक्त गिर जाता है और राघव से, मतलब ईशांत का हेडफोन गिरता है और ईशांत से कहता है, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस पर वो थोड़ा डरा हुआ रहता है और कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जिस पर वो कहता है, तो अब मिस करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे पिता नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जिस पर वो कहने लगता है, ये मेरे पिता नहीं है, आप मेरे पिता हो। जिस पर उसके पिता तुरंत हेडफोन लगाने लगते हैं, जिस पर वो लगाने नहीं देता और फिर वो कहता है कि तुम इन्हें मार दो। जिस पर वो उन्हें मारने लगता है गला दबाकर। जिस पर वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर घर के अंदर भागने लगते हैं, जहाँ राघव उन्हें देखता है और कहता है, क्या हुआ है अंकल? जिस पर ईशांत और पीछे से वो अंकल आते हैं। ईशांत को देख वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो तुरंत इंद्राणी को आवाज़ देने वाले होते हैं, तभी ईशांत फिर उसका गला दबा करके उसको पीछे फेंक देता है और उसके पिता का भी गला दबाने लगता है। जिस पर इंद्राणी आकर के अपने भाई पे चिल्लाती है और कहती है, उन्हें छोड़ दो, वो तुम्हारे पिता हैं। जिस पर वो कहता है, तुम यहाँ आ गई, तुम कैसी हो? जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जिस पर वो कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जिस पर इंद्राणी कहती है, मैंने भी तुम्हें याद किया। अच्छा, तो क्या हम फिर से मुकाबला करें? जिस पर उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। इंद्राणी उसके हर मूव से बचने की कोशिश करती है। उसके हाथ पैर, उसके हर तरीके से वो वाकिफ़ रहती है और वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है बिना अपने भैया को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उसके भैया बार बार इंद्राणी को चोट पहुंचाने लगते हैं। जिस पर मुथु कहता है, बेटी, तुम इसको मारती क्यों नहीं हो? तुम कब से बची जा रही हो और ये तुम्हें पीटे जा रहा है। जिस पर इंद्राणी कहती है, वो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? जिस पर अंकल कहते, यही तो मज़ेदार चीज़ है ना, तुम मार नहीं सकती और ये तुम्हें मारे बिना रुकनेगा नहीं। कितना मज़ेदार खेल है ये, कितना मज़ा आ रहा है इसे देखकर। वो जाकर तो सोफ़े पे बैठ जाते हैं और बैठ कर के शो का मज़ा ले रहे होते हैं। और ईशांत को कहता है, अरे तुम कैसे खेल मार रहे हो? मतलब वो खेल बोल रहा है बार बार कि तुम कैसे खेल रहे हो, तुम उसे नीचे से मारो, उसके गर्दन को पकड़ो, उसके गले को दबाओ, उसके बालों को नोचो। वो बार बार ऐसे बोल रहा होता है ईशांत को और ईशांत वैसे ही करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इंद्राणी बार बार बच जाती है और अपने भाई को आखिर में वो एक फाइट में उसे बेहोश कर देती है। वो उसके गले के पास की नस खींचती है और वो बेहोश हो जाता है। और उसके बेहोश होते ही वो उसके पिता दौड़ कर जाते हैं उसके पास और उसे हेडफोन लगाते हैं और ओम का साउंड सुनाने लगते हैं। और
इधर इंद्रानी अपने चाचा के पास आती है और कहती है, आप मेरे पापा के दोस्त हैं और इस नाते आप मेरे अंकल लगते हैं। अगर आप मेरे अंकल ना होते हैं तो अभी मैं आपको जान से मार चुकी होती। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जाने देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त आपको मेरे पापा की मदद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पापा को जेल से बाहर निकालिए, वरना आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हारे पिता को जेल भेजा है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने ये सब किया है। जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई गवाह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर किस बात के लिए तुम मुझे जेल भेजोगी? और तुम्हें पता भी क्या है कि मैंने तुम्हारे पिता को जेल भेजा है? इस बात का भी क्या प्रूफ है? जिस पर वो कहती है कि पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स है कि आपने ही जेल भेजा है मेरे पिता को। एफआईआर कॉपी मेरे पास है। जिस पर वो कहता है, अच्छा तो फैमिली होने का फ़ायदा उठाने लगी तुम? जिस पर वो कहते हैं कि फैमिली होने का फ़ायदा तो आप उठा रहे हैं, मेरे पिता को जेल भेजकर इस घर में घुसने की हिम्मत दिखा रहे हैं। आपको तो सच में कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया इस घर से और मेरे परिवार से। ये तुम्हारा परिवार है? इन्होंने तो तुम्हें बस पाला है। और जिस परिवार की तुम बात करी हो, जिस परिवार में तुम रही हो, जिसने तुम्हारे, जो कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर जिसकी तुम बात कर रही हो, जो जेल में है इस वक्त, मेरा प्यारा दोस्त, वो इसी लायक है। तो वो जब इस लायक है तो उसे वैसी ज़िंदगी जीने दो ना। तुम क्यों सोचती हो इस बारे में? मैं तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ, और अब तुम्हारे भाई का भी ख्याल मैं अच्छे से रख सकता हूँ। देखो ना, वो मेरी हर बात मानता है। जो भी मैं उससे कहता हूँ वो सब कुछ करता है। जैसे कि मैं उसे अगर कहूँ कि उठकर बैठो तो बैठो, वो बैठा ही रहेगा जब तक कि मैं उसे चलने को ना कहूँ। जहाँ मैं बैठने कह दूँगा वो वहीं बैठा रहेगा। जहाँ मैं उसे सोने कहूँगा वो वहीं सोएगा। जहाँ वो जो करने के लिए मैं कहूँगी वो वही करेगा। और मैं वो सब कर सकता हूँ उसके साथ, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाया। इंद्रानी के गालों को छूते हुए ये बात कहता है, जिस पर इंद्रानी अपने चाचा का हाथ मरोड़ करके कहती है, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे आपने मुझे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। जिस पर वो कहता है, उसे कंट्रोल करना आसान है क्योंकि वो बायोलॉजिकली अनकंट्रोलेबल नहीं है, पर तुम बायोलॉजिकली अनकंट्रोलेबल हो। इसलिए तो तुम्हारी ताकत को जानने का बहुत मन है मुझे। वैसे तुम्हारी ये जेनेटिकली ताकत है क्या? मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ भी तो, तोड़ कर मानोगी क्या? जिस पर वो सच में उनका हाथ तोड़ देती है। जिस पर वो कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुमने मेरी कलाई तोड़ दी। जिस पर इंद्रानी कहती है, अभी तो सिर्फ कलाई टूटी है, अगर अपनी हद में नहीं रहे तो पूरा हाथ तोड़ दूंगी। समझ आई बात? जिस पर वो कहता है, ठीक है समझ गया, लेकिन तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारे साथ और तुम्हारे सो कॉल भाई के साथ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जिस पर इंद्रानी कहती है, ठीक है देखते हैं कौन किसके साथ क्या करता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर मैंने अपनी हद पार की तो आप अपने आपको नहीं पहचान पाएंगे। ये बोलकर इंद्रानी अपने भाई के पास जाती है और कहती है, आज जो कुछ भी हुआ भैया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बोलकर वो अपने भाई को उठाती है और गोद में जैसे छोटे बच्चे को उठाया जाता है वैसे उठा करके अपने भाई को अपने घर
के कमरे में एक लेकर जाती है और वहाँ पे अपने भाई को सुलाती है। और वहाँ अपने भाई को सुलाकर अपने पिता को देखती है और कहती है, पिताजी आप भी यहाँ पे आराम कीजिए भैया के पास, और अगर कुछ भी हो तो आप मुझे कहिएगा, मैं दादी के पास जाती हूँ। जिस पर राघव घर का बाहर का दरवाज़ा बंद करता है। इधर क्योंकि उसके चाचा जैसे उसका हाथ टूटता है, वो डर कर भागने लगते हैं। हालांकि भागते हुए भी वो अपनी अकड़ नहीं भूलते। वो उस वक्त में भी अपनी अकड़ नहीं भूलते, अपने टूटे हुए हाथ के साथ भागते हैं। राघव उनके पीछे पीछे जाता है और उन्हें डराता है, लेकिन वो डरते नहीं हैं बल्कि पलट कर उसे जवाब देते हुए कहते हैं अकड़ के साथ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी दोस्त अपने बड़े भाई को बचा लेगी या वो तुम्हें बचा लेगी? अगर मैंने ईशान को बोल दिया ना कि वो तुम्हें मार दे तो तुम मर जाओगे। तुमने सोचा है क्या? तुम्हारी दोस्त के चक्कर में तुम्हारी जान चली जाएगी। बेहतर होगा अपने दोस्त से दूर रहो। जिस पर राघव कहता है, मैं किसके साथ रहता हूँ किसके साथ नहीं रहता ये मैं तय करूँगा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरे दोस्त डिसाइड कर सको, समझे? क्योंकि तुम मेरे कोई अपने नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से, ये मेरे दोस्त का घर है। हाँ, इतनी अकड़ तो होगी ही अपने दोस्त को लेकर, लेकिन ये अकड़ किस बात के लिए है? इस बात के लिए कि इंद्रानी तुम्हें दोस्त मानती है या फिर तुम उसे कुछ ज़्यादा ही मानते हो। वो उससे कहता है, भागते हो कि या नहीं? वो चला जाता है भागते हुए। वो चला जाता है और अपने हॉस्पिटल में जाकर अपनी हड्डी के डॉक्टर से अपने कलाई को सेट करवाता है, उस पर प्लास्टर चढ़वाता है, सब कुछ करता है। और उसके बाद फिर वो आराम कर रहा होता है हॉस्पिटल में ही। इधर इंद्रानी अपने पिता और अपने भाई को एक कमरे में छोड़ अपनी दादी के पास जाती है। उसकी दादी को कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि वो हर रात नींद की गोलियां खाकर सोती है और ये बात इंद्रानी को पता नहीं होती है। वो अपनी दादी को जगाने लगती है और कहती है, दादी क्या हुआ है? इतना घर में शोर हो रहा है, आप जाग क्यों नहीं रही है? उठिए दादी, उठिए। वो बहुत जगाने के बाद उसकी दादी उठती है और कहती है, क्या हुआ है बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सुबह आने वाली थी ना। जिस पर वो कहती है, मुझे पता, आपको पता नहीं क्या हुआ है? जिस पर वो कहती है, नहीं मुझे पता नहीं। क्या बात है बेटी? तुम्हारे पिता का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर मैंने खाना खा लिया, क्योंकि वो अक्सर लेट आता है, इसलिए मैंने खाना खाकर मैं सो गई दवाई लेकर। कौन सी दवाई खाई है आपने? ये दवाई है। वो दवाई दिखाती है और कहती है, ये दवाई है। फिर वो बोलती है, ये तो नींद की गोलियां हैं। आप नींद की गोलियां क्यों खा रही हैं? जब से तू गई है तब से मुझे नींद ही नहीं आती, इसलिए ये दवाई खाती हूँ ताकि नींद आ जाए। जिस पर वो कहती है कि ठीक है माँ दादी, लेकिन अब आपको ये दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अब दवाइयाँ खाना बंद कीजिए और आराम कीजिए। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पिता क्यों नहीं आए अब तक घर? पता है मैं कितनी परेशान हुई, उसने खाना भी नहीं खाया, टेबल पे खाना पड़ा हुआ है। वैसे कितना समय हो रहा है? फिर वो अपनी दादी को घड़ी देखने नहीं देती है। तो वो कहती है कि दादी अभी 11 बज रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, तुम कब आई बेटी? जिस पर वो कह रही है कि मैं तो 10 बजे ही आई हूँ पिताजी के साथ, और पिताजी ने खाना खा लिया है। मुझे लगा आपको कुछ हो गया है, आप इस तरह से सोई हुई थी तो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया नहीं क्या? जिस पर वो कहती है, पिताजी को पता है। जिस पर वो कहती है, नहीं उसे ये नहीं पता कि मैं दवाइयाँ खाती हूँ, बस उसे ये पता ज़रूर है कि मैं कुछ खाकर दवाइयाँ, मतलब मेरे बीपी या कुछ खाकर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं जागती नहीं हूँ। जिस पर वो कहती है, क्या उन्होंने आपकी दवाइयाँ देखी नहीं? जिस पर वो कहती है, दवाइयाँ कहाँ से देखेगा वो, उसके पास समय ही कहाँ होता था कभी भी मेरी तरफ देखने का। उसके पिता की मौत के बाद उसके पास समय ही नहीं था।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, इतना वक्त तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।